नीट की तैयारी करने वाले किसी भी बच्चे की, वो कितना भी एवरेज बच्चा है, फिजिक्स में कितना स्कोर आने वाला वो डिपेंड करेगा कि लास्ट के 2 मंथ में उस बच्चे ने किस तरीके का रिवीजन किया है, किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है, किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखा है। बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका मेरी सीरीज में जो नीट फिजिक्स के लिए हमने यहां पे बनाई है, जिसमें हम 1 to 1 जो आपके PYQs है उनके कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, उनको अप्लाई करना सीखेंगे, उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे लास्ट के ये 2 महीने हर बच्चे के बेस्ट महीने बन जाए। मतलब उनको बेस्ट रिवीजन भी मिल जाए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी मिल जाए, ट्रिक्स भी मिल जाए, सब कुछ कंप्लीट एक रिवीजन हो जाए, जिससे कि हम वेल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। बच्चों, यहां पे अब देखो, हमने बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर ली है ऑब्वियसली, और एटलीस्ट इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए फिलहाल के लिए। रिमेनिंग जो भी होगी, जैसे ग्राफ से रिलेटेड या सम कैलकुलेशंस को फास्ट कैसे करें, वो सब मैं अकॉर्डिंगली मैं अपलोड करूंगा। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट करना है अपना द वेरी फर्स्ट टॉप 12 चैप्टर का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज यूनिट डायमेंशन एंड एरर, राइट। और मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी, पूरा प्लान तैयार करके दिया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं आपको। और गाइज, ट्रस्ट मी कि अगर इसको आप बहुत शिद्दत से, बहुत बेस्ट तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपको पूरा रिकॉर्ड पता चलेगा कि आपके एग्जाम में अभी तक पूरी हिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितना उनका लेवल था, क्या कॉन्सेप्ट था, कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट होता है ना। लास्ट के 2 महीने में देखो, पूरे साल आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है, उसको आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, लेकिन PYQ है आपके, उनका ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, उनके थ्रू कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, उनके थ्रू अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। कितना भी एवरेज बच्चा बेस्ट स्कोर अपना फिजिक्स में कर सकता है। टारगेट हम मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहे हैं 120, 130, 140, जो जिस बच्चे का जितना ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस कर सकता है, राइट। सो हियर वी गो गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन एरर। तो इस पूरे चैप्टर को सबसे पहले मैं बता दूं, हम 2 पार्ट में बच्चों कवर अप करने वाले हैं इसको ऑब्वियसली। तो फर्स्ट वीडियो में मैं यहां पे कवर करने वाला हूं बच्चों आपके पास, दैट इज डायमेंशन और यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट, है ना, और उसके न्यूमेरिकल्स एंड 1 to 1, जैसे कि मैंने बोला है। मैं वही क्वेश्चन छोड़ूंगा जो रिपीट हो रहे होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, है ना, मस्त तरीके से। तो एक परफेक्ट रिवीजन होगा, और फिजिक्स में स्कोर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, जो भी आप रिवीजन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट का, फॉर्मूले का, व्हाटएवर, उनके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करो, न्यूमेरिकल के थ्रू उनको रिवाइज करो। थ्योरी को अलग से रिवाइज मत करो, न्यूमेरिकल के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को देखो, फॉर्मूले को देखो, तो आपको बेस्ट तरीका पता चलेगा। ठीक है भाई। और एरर में वीडियो 2 करेंगे, मतलब सारे चैप्टर हम इस तरीके से कवर करेंगे। अगर किसी चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे काइनेमेटिक्स में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, और 1D रहेगा, 2D रहेगा, हालांकि हम 2 में इसको कवर कर लेंगे, 1D को अलग से, 2D को अलग से कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो मजा आएगा, और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और बहुत बेस्ट तरीके से रिविजन भी हो जाएगा। एंड हमें अपने पेपर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आप किसी भी साल का पेपर उठा लो, उसमें यूनिट डायमेंशन एरर को कंबाइंड करते हुए मिनिमम क्वेश्चन 3 रहे हैं, ये आप मान के चले, मिनिमम क्वेश्चन 3 हमेशा रहे। कभी ये हो गया कि 2 क्वेश्चन डायमेंशन से आ गए प्लस 1 क्वेश्चन आपका एरर से आ गया है। कभी ऐसे हुआ है कि 2 क्वेश्चन आपके एरर से बच्चों आ गए हैं और 1 क्वेश्चन आपका डायमेंशन से आ गया है। ये बहुत कम हुआ है कि डायमेंशन से 1 आया, बट हुआ है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। बट अल्टीमेटली 3 प्रॉब्लम्स पे आप टारगेट करो, 3 क्वेश्चंस के आप टारगेट करो, मतलब 12 मार्क्स आपके यहां से बन सकते हैं। और बहुत ही बुरी हालत में उसने पेपर डिजाइन कर दिया, जस्ट लाइक इस बार 45 क्वेश्चंस आने वाले ओनली। तो 2 क्वेश्चंस अगर हम मान ले कि 2 तो पक्का आएंगे, तो 8 नंबर इजी होते हैं एकदम, और हर बच्चा स्कोर कर सकता है। तो बच्चों, माय मेन पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले उन चैप्टर्स को टारगेट करो जिनसे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और वो इजी भी हैं। फिर 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जिससे 4-5 क्वेश्चन जिसके तुरंत बाद हम करेंगे, जिन चैप्टर से आते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज करेगी, ज्यादा मार्क्स को गेन करने में, वहां पे स्कोर करने में। और वही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए नीट फिजिक्स के अंदर। ठीक है गाइज, इतना समझ में आ जाता है। क्वेश्चंस करेंगे पूरे, कितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, फॉर्मूले रिवाइज होंगे। एडिशनली जो बचेगा वो मैं अलग से बताऊंगा, आपको बताता चलूंगा, और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
हालांकि जो डायरेक्ट डायमेंशन वाले क्वेश्चन होंगे ना गाइज, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना मस्त तरीके से, या फिर अलग से मैं शेयर कर लूंगा उसकी पूरी पीडीएफ, ठीक है भाई। तो उसको अलग से करना है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, उनको सीखेंगे, अप्लाई करना कॉन्सेप्ट एंड सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डायमेंशन पूछी है बच्चों आपको, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। डायमेंशन नहीं, एक्चुअली उसकी यूनिट पूछी है भाई। डायमेंशन भी पूछ सकता है भाई, यूनिट भी पूछ सकता है, तो बहुत मजा आएगा आपको। देखो भाई, यही मैंने क्यों लिया, क्योंकि भाई जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है ना भाई, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, राइट, थर्मल, दिस इज कंडक्टिविटी, ओके गाइस। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की, तो इसका फॉर्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके पूछे जाने के, ठीक है। तो देखो भाई, तो हमें पता है जो हीट करंट होती है किसी भी जो कंडक्टिंग आपकी एक रॉड होती है, हम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसका फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, के ए डेल्टा टी बाई एल, यही होता था। और ये एच हीट करंट है। हीट करंट का मतलब जो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ पे फ्लो करती है ना, मतलब ये बहुत जरूरी है, यहाँ गलती मत कर देना। हीट तो है, एनर्जी तो है, पर यूनिट टाइम है। आपको निकालना है के की वैल्यू। बच्चों यहां से के जब आप निकालोगे तो एल ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू एल बाई टी आएगा, और ये ए और डेल्टा टी नीचे आ जाएंगे। अगर तुमने ना यूनिट निकालनी है तो बहुत आसान है। देखो भाई, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एल है मीटर, यहाँ पुट कर दो, और टी टाइम है तो सेकंड आ जाएगा, ए एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की यूनिट हमें पता है केल्विन लेते हैं। ये वाला के अलग है, ये वाला के केल्विन का अलग है, ठीक है। तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। या तो ऑप्शन में ये होगा, अगर ये नहीं है तो आप सबको बताया जूल पर सेकंड वॉट होता है, तो आप इसको वॉट पर मीटर पर केल्विन लिख सकते हैं, आप इसको वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। और डायमेंशन निकालनी है तो यहीं से डायमेंशन आ जाएगी, सबकी डायमेंशन पुट कर देना उसमें क्या है, ठीक है बॉस, है ना। तो यार आपको मैं सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। मेन फंडा है, आपने इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, सो टेंशन नहीं लेने का। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा। और यूनिट डायमेंशन में 2 मेन कंसेप्ट होते हैं जो बच्चों को एडिशनली सीखने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी जो आपको आना चाहिए, और सम दीज वैल्यूज जो आपको एज इट इज पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यूज डायमेंशनल लेस है और उसको किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो आप देखते रहें, समझते रहें, नोट्स बनाते रहें, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, जैसे मैंने बोला है आपको कि हर क्वेश्चन में वो लूंगा, पीवाईक्यू लाइन टू लाइन करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मॉक टेस्ट अच्छे से देते रहो, पार्ट टेस्ट अच्छे से देते रहो, उनकी प्रैक्टिस करते रहो, उनको रीचेक करते रहो, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, कैसे गलती हुई, क्या कॉन्सेप्ट या कैलकुलेशन एरर क्या क्या हुआ। पीवाईक्यू मेरे साथ ब्रेक डाउन करो। आपके जो मैं बता रहा हूं आपको, नीट का हर साल का पेपर उठा लेना, उसमें 70-80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आपके पीवाईक्यूज के किसी न किसी कंसेप्ट और न्यूमेरिकल से ताल्लुकात मतलब रिलेशन रखते होंगे, आप समझ रहे हो, है ना। वो कहीं ना कहीं वहां से कनेक्शन रखते होंगे, वहीं से एक्सट्रैक्ट किए गए होंगे। इसलिए बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ लास्ट मोमेंट में आपने फोकस करना है, पीवाईक्यूज को कॉन्सेप्ट वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, फॉर्मूले वाइज अच्छे से सॉल्व करना है, ना कि इसलिए इस माइंडसेट से सॉल्व करना है कि यार सर पीवाईक्यूज तो है, मैंने तो बहुत बार किए हैं। अब लास्ट के इस मंथ में, लास्ट के इन 2 महीनों में जितने भी दिन आपके पास है, इनमें बहुत डेप्थ तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वैसे ही आते हैं भाई, ये आप इधर बिठा के जाने का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उसका एक नया कॉन्सेप्ट है, और उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। उसके टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, उसका कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, वो सब कुछ पता चलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप पहले मैं डेटा लिख देता हूं, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिससे फर्दर स्टेप पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सके, ठीक है बच्चों। तो डेंसिटी दे रखी है बच्चों आपने 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर, बेस्ट है। सीजीएस सिस्टम में यूनिट से आप पहचान सकते हो, ठीक है। इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। मतलब एक सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, इन अनदर सिस्टम जिसमें मास की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए हो गया, ठीक है, सीजीएस,
और सेकंड में उसने बोला इन सिस्टम जिसमें मास की वैल्यू दे रखी है आई थिंक कितनी 100 ग्राम और लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, बढ़िया, कोई बात नहीं। सो द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इस सिस्टम में जिसमें मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, डेंसिटी बताओ भाई, वैल्यू ऑफ डेंसिटी बताओ कितनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ डेंसिटी की वैल्यू 4 है, यहां पे डेंसिटी की वैल्यू, नई डेंसिटी क्या हो जाएगी ये निकालना। अंडरस्टूड गाइज? तो जो देखो इस टाइप के जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे क्वेश्चन बनाए कि एक सिस्टम में इतनी वैल्यू दूसरे में बताओ, तो आपको सबको पता होगा। कंसेप्ट पे आ जाते हैं पहले। देखो हमारा मेन काम है कंसेप्ट फॉर्मूले, सबका रिवीजन और बेस्ट रिवीजन और पीवाईक्यूज भी एक साथ हो गया ना भाई, सारा काम अलग अलग से करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं ना, आपका समय बचेगा और बेस्ट रिवीजन होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों इस केस में कि एन और यू का जो प्रोडक्ट होता था वो कांस्टेंट रहता था, है ना। आप तैयार रहे, बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो देखो ये नंबर है उसका और ये यूनिट है। नंबर और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी पहले सिस्टम में n1 u1 लिख सकते हो, दूसरे में n2 u2 लिखते हो। बस ये याद रखना, जब एक सिस्टम की वैल्यू गिवन हो और दूसरे में पूछे तो n1 पहले सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 4, यानी इसको मानेंगे n1, और दूसरे में निकालनी है यानी उसको मानेंगे n2। कुल। और U1 पहले सिस्टम की यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे सिस्टम की यूनिट भी ग्राम और सेंटीमीटर में। तो कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। और चूंकि ये डेंसिटी है बच्चों, बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो यूनिट है वो डेंसिटी की है, और डेंसिटी आप सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम नहीं दे रखा है इस सिस्टम में, मास और लेंथ दे रखी है, तो मास अपॉन लेंथ का क्यूब आप लिख सकते हो। समझ गए? अब देखो n1 कितना है 4, u1 कितना है उसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस। n2 कितना है निकालना है, u2 क्या लिखूं, चूंकि u2 उसकी मास और लेंथ की यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही लिखना पड़ेगा ना भाई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप सबको पता है। तो यहां पे क्या करना है बच्चों आपने कि जो ग्राम है ये कितना ग्राम दे रखा है, देखो 100 दे रखा है, ठीक है 100, और सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम की यूनिट है, लेकिन यार लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। दिस इज 10 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि आपको एल क्यूब करना है, मास की भी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 4 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज, n2 यहां पे रखना है, 100 ग्राम एज इट इज रखना है, और नीचे 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ये पूरी यूनिट आपकी कैंसिल। कूल। और देखो ये 100 है 1000 है तो ये भी कैंसिल, तो यहां बचेगा 4, यहां बचेगा n, नीचे बचेगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n बचेगा 40 यूनिट्स। तो जो सेकंड सिस्टम आपको दिया है जिसमें मास की वैल्यू लेंथ की वैल्यू है, डेंसिटी 40 होगी। अगर पहले सिस्टम में डेंसिटी 4 है तो इस सिस्टम में 40 हो जाएगी। कूल, यस। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से अप्लाई करना है। तो देखो हम ना न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखे ना, न्यूमेरिकल के थ्रू फॉर्मूला सीखेंगे ना भाई, धुरंधर खिलाड़ी हो। आपको क्वेश्चंस भी करने आएंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, कंप्लीट चैप्टर का एक बेस्ट रिवीजन भी हो जाएगा। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता यार। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज इन द लास्ट मोमेंट, एंड द लास्ट रिवीजन को बेस्ट रिवीजन बनाना है, इसी तरीके से पढ़ाई करके जाना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, हर क्वेश्चन से आपको एक हर नया इंसाइट और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज करने को मिल जाएगा। तो टेंशन लेने का नहीं बॉस, टेंशन देने का। आपकी टेंशन दूर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट तो हमें आना चाहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन देख लो पहले। उसने बोला इफ, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बहुत भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं। उसने बोला x इक्वल टू 80 प्लस b2 स्क्वायर। आप तुरंत समझ गए होंगे सर क्या करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें डायमेंशन पूछ सकता है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है जैसे a एंड b है उनकी यूनिट पूछ सकता है। तो उसने बोला कि भाई बता दो यूनिट क्या होगी b की यूनिट बताओ। तो बता देंगे ना भाई। तो यार बच्चों एक चीज देखो आप, ये जो रिलेशन है ना, इसमें ये टर्म और ये टर्म प्लस के साथ कनेक्ट है, और ये x इक्वल टू है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान से दो, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस, सी। ओके, ये बोलता है कि गिवन रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। उसमें ईच टर्म की डायमेंशन के इक्वल होगा, एंड ये टर्म इसके साथ प्लस में है, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे आर डायमेंशनली इक्वल। ये बोलता है, आप समझ गए। मतलब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जो वो डायमेंशनली इक्वल होंगी, बस ये याद रखना है। और इसके डायमेंशन
राइट हैंड साइड के ईच टर्म के डायमेंशन के इक्वल होगी, मतलब ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा। सिंपल सिंपल सिंपल। जैसे भाई माँ है, माँ के दो बच्चे हैं, बच्चा, ठीक है, ये है उसका दो बच्चे, ठीक है, एक पहला बच्चा 1, फिर दूसरा बच्चा, ठीक है। अब आपको बताया ये माँ इन दोनों बच्चों की माँ है ऑब्वियसली, यानी ये बच्चा इसका है, ये बच्चा इसका है, तो ये माँ इसके भी और इसकी भी माँ है ऑब्वियसली। तो भाई बोलेगी नहीं, ये तो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये तो दोनों मेरे बच्चे हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो मतलब माँ जो है इसकी भी है और इसकी भी है भाई लोग, और ये दोनों आपस में भाई भाई या भाई बहन भी है ऑब्वियसली। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। इस पे डिपेंडेंट कैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम फोड़ डालेंगे, हम कर डालेंगे, कर लेंगे बेस्ट तरीके से, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ही देख लो आप भाई, इसमें इसकी डायमेंशन पूछी है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, इसकी भी पता है ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सीखा है कि लेफ्ट हैंड में जो भी क्वांटिटी है ये इन दोनों के इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे x मस्ट बी इक्वल टू at। अगर a पूछेगा तो यहां से आ जाएगा, देखो x बाई टी, और x की डायमेंशन क्या होती है, ये बेसिक डायमेंशन हर बच्चे को पता होनी चाहिए। x क्या होता है l, t क्या होता है टाइम, तो आप क्या लिखोगे lt माइनस 1, ये तो यूनिट डायमेंशन बन गई। तो यूनिट क्या बन गया आपको पता है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इन इनवर्स, राइट। वैसे ही आपने क्या करना है, x को bt स्क्वायर के इक्वल कर देना, तो x इज इक्वल टू bt स्क्वायर। ओ माय गॉड, यस। तो भाई लोग ये लिखेंगे l बाई टी स्क्वायर, यानी आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। ये तो एक तरीके से ये पूछे ना, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन की यूनिट है ना भाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a भाई वेलोसिटी की यूनिट है ना भाई। डायमेंशन निकालो, कुछ भी निकालो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कंसेप्ट को रिवाइज कराना मेरा काम था, ठीक है बच्चों। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे देता हूं, सो डोंट वरी, है ना, वो भी काफी पूछा जाता है उस टाइप का भी। तो इससे क्या होगा कि 2 क्वेश्चन आपको लगातार मिल जाएंगे, तो आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। तो बच्चों क्वेश्चन को केवल करने के लिए नहीं करना है, किसी भी सीरीज को यूट्यूब पे आप केवल देखने के लिए, पढ़ने के लिए मत करो, उसको अप्लाई करना सीखो। आप खुद देखो कि आप कैसे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, आपने कैसे बेटर वे में अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, आपने अपना तरीका फाइंड करना है, आपका समय बचे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, अप्लाई करना आ जाए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। समय भी बचाना और कम समय में ज्यादा आउटपुट लेके आना बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंडेंट ऑन सेम कॉन्सेप्ट। वाओ, मजा आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट का बेस्ट एप्लीकेशन हमने करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, एक एक दो क्वेश्चन मैं करता जाऊंगा, अगर उससे ज्यादा हुए तो मैं एक आपके लिए छोड़ दूंगा, जिससे आप भी थोड़ी सी उसमें मेहनत करेंगे, ठीक है बॉस। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी, यानी v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई t plus c. This is the expression guys, ठीक है। v is the velocity, a b c all they are constant, t is the time obviously. So आपसे पूछा find the dimension of a b c, वाओ वाओ वाओ, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन में a की डायमेंशन बता दो, b की डायमेंशन बता दो, c की डायमेंशन बता दो, या तो डायमेंशन पूछेगा भाई या यूनिट पूछेगा। धुरंधर खिलाड़ी हो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो अब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, डायमेंशन पूछा बाय द वे। तो भाई अभी तो बताया मैंने, जब भी कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, रिलेशन गिवन हो, लेफ्ट का जो भी क्वांटिटी दे रखी होगी वो राइट के जितने भी टर्म्स होंगे सबके इक्वल करना है, और राइट साइड में जितने भी टर्म्स है अगर वो प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है उनको भी आपस में इक्वल करना है, तभी वो डायमेंशनली इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब उनको ऐड करेंगे तो वो डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए। अब देखो, अगर मेरे को ए की डायमेंशन चाहिए तो भाई ए की डायमेंशन इस टर्म में है, केवल इसमें ए है ही नहीं, तो ये v के इक्वल करो, और ये पूरा एक टर्म है क्योंकि रेशियो है, ये भी v के इक्वल है। अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ए टी, कूल, ए तो यहीं से निकाल लो। धुरंधर खिलाड़ियों, काहे को घबरा रहे हो बॉस। सो v आपके पास है एल टी माइनस 1 एंड दैट इज ऑल्सो t, ये t ऊपर जाएगा तो उसकी पावर चांदी मेरे t माइनस 2 हो जाएगी ना बॉस। हाई, यस, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ a। आगे डायमेंशन, कूल है, सुपर कूल। अब अगर आप ध्यान से देखें ना भाई, अगर कोई बच्चा v को इस पूरे के इक्वल कर देता है तो v इक्वल टू लिखना पड़ेगा b ओवर t प्लस c। कर तो दिया आपने इक्वल, सॉल्यूशन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। बट भाई लोग, आपको इसमें b भी अननोन है, c भी अननोन है, दोनों की डायमेंशन चाहिए। तो हाउ टू सॉल्व दिस मैन, एक सिंगल रिलेशन, 2 अननोन, कैसे करेंगे, ध्यान से देखने का।
देखो भाई, सबसे पहले आपको इसके नीचे वाले टर्म को ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। ये दोनों टर्म प्लस साइन के साथ कनेक्ट है, मतलब ये एडिशन में है, सम में है, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में डायमेंशनली इक्वल होंगे। तो मतलब मैं क्या करूंगा, यहां से दोनों को इक्वल कर दूंगा, यानी सी की डायमेंशन टी के डायमेंशन के ही इक्वल होनी चाहिए, बस हो गया। तो सी की डायमेंशन कितने आ गए सर, टी, ये आ गया सी का डायमेंशन। और चूंकि ये दोनों डायमेंशनली इक्वल है तो बस अब सॉल्व कर लो। v इक्वल टू बचेगा आपके पास b बाय, क्या बचेगा भाई, देख लो इधर क्या बचेगा, ये t है ये c है, तो ये दोनों की डायमेंशन सेम है तो किसी एक की लिख दो ना, जैसे t, दोनों की तो t है तो बस t हो गया। तो यहां से b निकाल लो, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो b इक्वल टू आ जाएगा vt, और ये है lt माइनस वन इंटू टी, तो भाई माइनस वन पावर प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा तो l बचेगा। तो भाई b की जो डायमेंशन है ना वो l के इक्वल है। चेक आउट योर ऑप्शंस गाइस, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आंसर तो करेक्ट हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, आंसर करेक्ट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन करूँ क्या, तुम्हारे लिए जोड़ रहा हूँ, कर लेना और मेरे को आंसर करके बता जरूर दियो, ठीक है। आंसर जरूर करके बताना है और क्वेश्चंस को समझते जाना है। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, आप टेंशन मत लो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा जो इन क्वेश्चंस के थ्रू ना हो आपका। और बेस्ट तरीका है, एक टीचर्स के साथ आप मिलके, एक टीचर के साथ मिलकर कंप्लीट फिजिक्स को पीवाईक्यू को ब्रेक डाउन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और एडिशनल जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो भी सीख रहे हो। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, एरर होने के चांस बिल्कुल खत्म, ठीक है। और आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। लिखते रहना यार, नोट्स बनाते रहना, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद भी नहीं लिखेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। इतना कीमती समय है ना आपका, इसको इन्वेस्ट करने का कहीं तभी मतलब बनता है जब उससे आप सीख के खुद अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस गाइस। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना परफेक्शन आता है, उतने ज्यादा बेस्ट चांस होता है उसमें क्वेश्चन को करेक्ट करने के। और आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं और करेक्ट क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको तभी मिलेंगे मार्क्स जब कंप्लीटली क्वेश्चंस पूरा करेक्ट होगा, पार्शियली नहीं, पूरा करेक्ट होगा। ये तो आप समझते हो, कंप्लीट 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। ओके ओके गाइस, हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू गाइस। और इसको सॉल्व करना मस्त तरीके से, सेम कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट, और आपको पता है इंपॉर्टेंट है, आपने किया भी होगा घर पे प्रैक्टिस। ओके, मेरे को करके कमेंट करके जल्दी से बता देना। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, चलो देख लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे। अभी करंटली तो पूछा गया था। देखो भैया, सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा भाई, आप टेंशन मत लो। पुराने जमाने 90s 80s में जब से पेपर हो रहा है तब से लेके अभी 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यहां पे आपको सब देखने को मिलेंगे। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने का नहीं, बस टेंशन देने का। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता कि आप अपनी पूरी हिस्ट्री नीट की उसके सारे क्वेश्चन कर लो, एक साथ कर लो, लास्ट मोमेंट पे एक सीरीज के थ्रू कर लो केवल। क्या बेस्ट रिवीजन होगा, कितना बेस्ट कॉन्फिडेंस होगा। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। यार ये तो देखो मेरे को कराने की जरूरत नहीं है बाय द वे। जो भाई आपके प्लेन एंगल होता है और जो भाई आपका सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, सॉलिड का मतलब ये 3D आ जाता है, ये 2D में यूज होता है भाई, और ये आपका 3D के लिए यूज होता है भाई, लेकिन है तो एंगल ना भाई, ठीक है। ओहो, सॉलिड सॉलिड क्या है को लिख दिया बॉस, एंगल। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि जो एंगल है आपका, इसकी यूनिट जो होती है उसको हम रेडियन लेके चलते हैं भाई। यूनिट दी थी हमने, इसको स्ट्रेट रेडियन लेते हैं भाई, ठीक है, इसको स्ट्रेट रेडियन लेते हैं। हाँ, यूनिट है इन एंगल्स की, यूनिट्स जो होंगी लेकिन डायमेंशन थोड़ी ही होंगी, डायमेंशनल लेस होते हैं, नो डायमेंशन। बस यही करना था आपने, टेंशन नहीं है। और ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, लगातार 2 बार पूछा गया। कब आया भाई, 2022 में भी आया, आई थिंक 2023 में भी आया, आई थिंक 2023 में आया कि 2024 में आया, राइट, आया जरूर, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि बताओ इसमें से कौन सा डायमेंशनल लेस है, किसके पास यूनिट है, सेम कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको क्यों टेंशन लेनी, तो बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पता नहीं होने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। मैचिंग प्रॉब्लम है, और मैचिंग प्रॉब्लम मैं इसलिए कराऊंगा यहाँ पे क्योंकि उसमें इतनी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन हमारे को देखने को मिल जाएंगी। हालांकि उसकी पूरी लिस्ट दूंगा, उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, आप टेंशन मत लो। वो पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, उसको प्रैक्टिस करके आपने जाना है, याद करके जाना है, उनको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन धुआंधार तरीके से करते हैं। को भाई 2-3 अगर 4 क्वांटिटीज दे रखी है, उसमें से 2 को निकाल लो, मैच करा लो, तो कभी कभी तो डायरेक्ट ही मैच हो जाता है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। कभी कभी क्या होता है, वो 4 तक भी जा सकता है अगर थोड़ा स्कोर टफ बनाना है क्वेश्चन को, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब 2 क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाता है। तो बिल्कुल 4 नंबर फिर के मिलने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, बच्चों को याद होता है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल याद होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाहियात इजी है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, सब कुछ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। पहली क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट है। दूसरी क्या है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो एनर्जी तो एनर्जी है भाई, ठीक है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है भाई, इंटेंसिटी आई लिख दो या ई लिख दो भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई याद करो m-1 L3T-1, ये कुछ ऐसी डायमेंशन है जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए, समय बचेगा, समझ गए, समय बचेगा ना यार निकालने का। लेकिन अगर भूल गए कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो बता रहा हूं भाई, तो हम बिल्कुल बचपन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, gm/r², और यहां से g निकाल लेंगे भाई लोग, r² इधर जाएगा, g r²/m करेंगे। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो फ्रेशर है एकदम क्लास 12 के बाद ये देने वाले हैं, राइट, लेकिन जो ड्रॉपर है, जो ऑलरेडी रिपीट कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो g एक्सेलरेशन है ना भाई, ग्रेविटेशनल, तो एक्सेलरेशन है तो LT-2 लिखोगे, रेडियस है भाई, लेंथ ही होगी, और ये मास है, इसको ऊपर लेके जाओ, ऐड करो, देखो यही आ रहा है। एनर्जी कोई भी हो, राइट, एनर्जी की अगर वो टोटल बात कर रहा है तो एनर्जी तो वर्क डन की डायमेंशन के इक्वल ही होगी, तो मतलब उसकी डायमेंशन तो वर्क के इक्वल ही होगी, एंड दैट इज ml2t-2। ये डायमेंशन हर बच्चे के सपनों में आना चाहिए। सम क्वांटिटी जो बेसिक है, फोर्स है, डायमेंशन है, प्रेशर है, मोमेंटम है, ये ऐसी है ना, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एंगल है, डेंसिटी है, ये सब ऐसी है ना बच्चों जो हर बच्चे को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कैलकुलेट करने की जरूरत भी ना हो, जिससे जब न्यूमेरिकल हम लेंदी वाले में एंटर करेंगे तो वहां पे फटाफट आप इनका यूज करके सॉल्व कर सको। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। वी बच्चों पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दो, जब डायमेंशन याद ना हो तो फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, ये होता है वर्क अपॉन मास। याद आया? इन्फिनिटी से किसी टेस्ट मास को लाने के लिए जो वर्क किया जाता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वर्क अपॉन मास है ना भाई, तो वर्क तो अभी लिखा है मैंने ml2t-2, और भाई मास तो मास ही है भाई, ये कैंसिल, तो देख लो भाई, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, L2t-2 मस्ट बी, एंड दिस इज द डायमेंशन। भाई इंटेंसिटी क्या होती है, आप सबको पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन मास होती है, या फोर्स ले लेंगे बस, तो फोर्स अपॉन मास ये होती है भाई। फोर्स क्या होता है सर, mlt-2 होता है डायमेंशन में, ये m है, ये कैंसिल, तो बच्चों बनेगा lt-2। ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, मैच आप करा सकते हैं खुद से, मिल जाएगा, ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी LT-2 बन जाएगी। तो इससे क्या हुआ, देखो कितने सारे टर्म्स रिवाइज हो गए। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर, अगर हमें डायमेंशन याद ना हो, कॉन्सेप्ट ये है, इफ डायमेंशन ऑफ एनी physical quantity is not in our mind ना, ऐसे लिख देता हूं, in our mind, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है भाई, कभी कभी भूल जाते हैं, तो भाई राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, है ना, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू उनके सारी डायमेंशन पुट करो, सॉल्व कर लो जल्दी फटाक से, विद इन मिनट आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मिनट तो बहुत बोलते हैं, 30 सेकंड 20 सेकंड में हो जाना चाहिए सर। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद हुआ फिर भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर वो इजी जो क्वेश्चन में जो आपको बहुत इजी होता है उस पे जो 4 मार्क्स मिलने वाले थे वो आपके हाथ से निकल चुके हैं, ये मान के चलना, ठीक है। Now it's your responsibility guys, ठीक है। तो this is the concept, this is the तरीका how you can solve the problem very very fast, okay। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Alright, so here we go and this is the next question। देखते हैं क्या इसकी कहानी मेरी जुबानी कब आया था, किस ईयर में आया था सर 2021 में आया था, वाह वाह क्या बात कर दी। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, आप आराम से उड़ा सकते हैं, आप कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसने बोला E and G दो कुछ वैल्यूज है दैट डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, अभी तो किया है, तो बताओ इनके डायमेंशन क्या होगी। भाई क्या बात कर रहे हो आप यार, उसने बोला एक E है और एक G है, ई होती है एनर्जी, उसने बोल दिया पहले ही, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ला कर लो बात, उड़ा दो बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ml2t-2 लिखोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी निकाला है m-1 L3, इसको तो आप याद कर डालो बस, मजा आएगा। देखो m की पावर नीचे से ना जब ऊपर जाएगी, ये माइनस पावर है प्लस हो जाएगी, एक ऊपर ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा, L3 है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक L नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, t-2 पूरा कैंसिल है, तो बच्चों t 0 बच रहा है। दिस इज योर आंसर, जस्ट चेक आउट गाइस। है कोई है भाई, भाई मिलेगा कि नहीं। m क्या होना चाहिए 2, l क्या होना चाहिए -1, इज देयर एनी ऑप्शन, यस दैट इज सेकंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्वेश्चन। तो हो गया, चलो भाई टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उसकी दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रिक भी बताऊंगा, अपनी बेस्ट शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, और उसका एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे करना है वो तो भाई करना ही पड़ेगा ना, वो तो आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा। बस इस डायमेंशन वाले चैप्टर से ना
जिसमें डिराइव करना पड़ता है रिलेशन डायमेंशन की, भाई ये क्वांटिटी को फंडामेंटल मान ले तो बताओ इसकी डायमेंशन इनके टर्म्स में क्या होगी। बस वही लेंदी है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है। बच्चे समटाइम जिनकी मैथमेटिकली ज़्यादा कैलकुलेशन वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करी है या करोगे, अभी बहुत समय है, तो आपके 4 मार्क्स इसमें भी एकदम पक्के होने वाले हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। चलो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है धुआंधार, ये क्वेश्चन है और इसके जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा दूंगा जिससे आपको एक बेस्ट रिवीजन हो जाए और मेरा भी काम हो जाए आपको समझाना, आपको कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्ट का रिवीजन, फॉर्मूले का रिवीजन और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, सब कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसने बोला इफ फोर्स एफ एक्सेलरेशन ए टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। उसने बोला अगर फोर्स को, एक्सेलरेशन को, टाइम को फंडामेंटल मान ले तो बताओ एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। भाई यही है ना, पक्का पक्का, यस। तो एनर्जी की डायमेंशन, भाई यार एक बात बताओ, आपको चाहिए डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन आप बोलोगे सर ml2t-2 होती है, नहीं ये नहीं पूछ रहा हो, मास लेंथ टाइम में नहीं पूछ रहा। वो बोल रहा है अगर फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल होता है, लेकिन फोर्स और एरिया तो नहीं होता ना फंडामेंटल। भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो है ना हमारे पास, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी है और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यही है ना, बाकी नहीं है। तो बोल रहा है अगर ये नहीं है, इनको मान लेते हैं, तो बताओ इनके टर्म्स में आंसर क्या होगा। तो एनर्जी का जो भी आंसर आएगा वो इनके टर्म्स में आना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चों मेथड 1 जो हर बच्चा करता है, ठीक है, अगर मेरी बुक आपके पास है तो उस बुक में इसके शॉर्ट ट्रिक दे रखी है मैंने ऑसम तरीके से, बहुत जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। लेकिन एक्चुअल मेथड देख लो। एक्चुअल मेथड क्या होता है, जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो इज इक्वल टू, जिसके टर्म्स में निकालनी है सारी क्वांटिटी लिख लो एफ ए टी सीरीज में, पहले एफ फिर ए फिर टी, फिर उनकी पावर कुछ मान लो बच्चों, जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड, whatever it depends upon you। एनर्जी है सर, ये एनर्जी हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बनानी है और वापस यहाँ पुट कर देनी है, तो एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। यही तरीका है ना, यस। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लिखेंगे ml2t-2। मेथड 1 बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा, बहुत औसम, लेकिन ये भी आना चाहिए क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक मेथड इसी टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर फोर्स को क्या लिखेंगे, ml-t-2, इसकी पावर ए है बच्चों, एक है एक्सेलरेशन LT-2, ये सब याद होना चाहिए, बी, टी है टाइम, दैट इज सी। कुल 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 यहाँ पे ml2t-2 है, जैसे यहाँ पे mlt एक साथ है वैसे यहाँ पे सारे m एक साथ, सारे l एक साथ, सारे t एक साथ होने चाहिए। एक ही m है, उसकी पावर a है, तो हम m की पावर a अलग कर देंगे, l की पावर a है, यहाँ पे l की पावर b है, तो l की पावर ऐड हो जाएंगे टोटल। अब t की पावर देख लो, t की पावर यहाँ -2 है बच्चों, तो -2 है और यहाँ पे -2 भी है और यहाँ पे प्लस का c है, बस सिंपल। नाउ इक्वेट द पावर ऑफ mlt टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो भाई a तो आ गया 1, इक्वेट करना है ना हमने। l की पावर है 2, यहाँ पे इसकी पावर है a प्लस b इक्वल टू 2, तो हमारे को पता है a ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पुट कर दो, हमें तो b निकालना है, 10th क्लास वाला क्वेश्चन। 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो b बच्चों आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, b भी 1 ही आ गया, वाह वाह। फिर देखो भाई यहाँ पे t की पावर -2 है, इसको इससे इक्वेट कर दो, -2a -2b प्लस c इक्वल टू -1, सॉरी -2, दिस इज -2। अब बच्चों हमें c चाहिए, -2 a 1 था, b भी 1 ही आया, c निकालने का -2, ये -2 इधर भी -2 इधर भी, एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2 बचेगा, प्लस c इक्वल टू 0, c उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। और अगर ये आपके ए बी सी की वैल्यू है ना भाई, तो यहाँ पुट करो ना, देखो f1a1t2, ये आपका आंसर है, FAT²। हो यस, हो चुका है, हो चुका है। मेथड 1 टाइम लगा, यस लगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यस करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ना मेथड 2 बताता हूँ, सुपर शॉर्ट ट्रिक मेथड, ओके, वी फंडा मेथड, समझ गए। देखो भाई यहाँ पे ना एनर्जी पूछी है, तो भाई एक ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम बन सके, नहीं बने तो बनाओ, कोशिश करो। कैसे सर, जो इससे रिलेट करता हो। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लगभग वर्क ही होता है एनर्जी एक तरीके से, और वर्क को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। देखो फोर्स तो आ गया, हमें फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम चाहिए, ऐसे दिमाग लगाना है। तो एनर्जी को निकालने के लिए फोर्स को एज इट इज रखो, ये तो आ गया, डिस्टेंस है ये या डिस्प्लेसमेंट जो भी मानना है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, होता है कि नहीं, ये हमें करना पड़ेगा कि नहीं। या अगर वेलोसिटी को लिखे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो डिस्टेंस चाहिए और टाइम का स्क्वायर चाहिए, खत्म। डिस्टेंस है, टाइम का स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों क्या करो, डिस्टेंस एज इट इज रखो, टाइम का स्क्वायर ऊपर, टाइम के स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दो, तो मजा आ गया। क्या मजा आ गया सर, पक्का, हाँ पक्का,
हाँ हाँ, यस। तो करूँ क्या सर, कैसे सॉल्व करूँ? वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम फंस रहे हैं। ये बनेगा आपका, दिस इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये बन गया, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है, और ये बचा टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू आपके पास डायरेक्ट ही आ गया एफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन खत्म। ऐसे रिलेशन आपने बिल्ड करने हैं, दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, टेंशन ही लेने का, टेंशन देने का, लेकिन आपको ये आने चाहिए भाई। ठीक है, तो दोनों ट्रिक देखो, मैंने बोला था ना आपको, क्वेश्चन जब हम करेंगे तुम्हारे हिस्ट्री भी पता चल गई, नीट की कितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं और कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फॉर्मूले हैं। इससे बेस्ट क्या हो सकता है भाई, आपको आपकी नीट के एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, उनका दिमाग पढ़ रहे हो आप, पूरा इंसाइट ले रहे हो, कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं, कैसे आ सकते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। और बेस्ट रिवीजन, बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्वर है, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, सब कुछ। चले आगे, मुस्कुरा दो यार, है कि नहीं बच्चों? सेम कैटेगरी पे एक क्वेश्चन और कर देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे? सर ट्रिक तो बता दी, एक और करा दो, मजा आ जाएगा। यस, करा रहा हूं ना भाई, देख लो। देखो भाई, उसने बोला है कि इफ द एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तुम्हारे ही एग्जाम में आया। ओहो, अब की बार एनर्जी की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, और सरफेस टेंशन की डायमेंशन पूछ रहा है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम एस से डिनोट करते हैं, लेट्स से टी से भी करते हैं, हमने एस ले लिया। बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट को क्या है वो मैंने बता दिया। पहला मेथड इज द कॉन्सेप्ट, सेकंड मेथड इज द ट्रिक। तो जो पहला मेथड है वो फॉरएवर है, वो सब बच्चों को आने चाहिए, वो बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन उसी से होंगे, ट्रिक से नहीं होंगे, राइट? तो समझना। अब देखो हमने क्या करना है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। देखो अगर आप ट्राई करो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अगर बच्चों को याद हो, ये ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं, ट्रिक वाला, ठीक है? तो सरफेस टेंशन याद करो, फोर्स अपॉन लेंथ होता था, और यूज करो कि इसमें कहीं पे इनमें से कोई भी रिलेशन यूज हो सकता है। यस, एनर्जी यूज हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आपको फोर्स पता है। आपको पता है भाई लोग, एनर्जी इक्वल टू होती है वर्क, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहां से फोर्स निकालू बच्चों, तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं ई बाई डी, यानी इसकी जगह लिख सकता हूं मैं एनर्जी बाई डी। ठीक है, डिस्टेंस ही है, और ये क्या है, लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी आ गई, और ये भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया। तो देखो एनर्जी अपॉन, हमें चाहिए वेलोसिटी। ओहो, हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चाहिए सर। हाँ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम ही है, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए बच्चों? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम चाहिए, और हमें तो आंसर में टी के टर्म्स में भी लाना है। सरफेस टेंशन की डायमेंशन ई, वी और टी तीनों लानी है। तो भाई लोग क्या करो, टी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर से, एक्चुअली टी स्क्वायर से नीचे। क्यों सर? क्योंकि ये एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर है, तभी तो वेलोसिटी बनेगी ना भाई। और हमें पता है भाई, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, होती है ना भाई। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखो ई, ठीक है, ये टी स्क्वायर जो है ना, इसको एज इट इज रखो, पहले इसको देख लो आप, ई यहां ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे एल स्क्वायर है ना, ऐसे समझ लो आप। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, तो इसको ऐसे करो ना, सबसे बेस्ट तो फिर यही नहीं हो जाएगा। देखो जब आपने इसको एल स्क्वायर कर दिया था यहां से, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी बनानी है तो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कर दो, ठीक है, इनटू यहां पे टी स्क्वायर करो, इसके डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो इसको कैंसिल करोगे तो सेम ही रहेगा। तो ये एल बाई टी वेलोसिटी है, तो उसका स्क्वायर भी हो गया। तो देखो ई बाई वी का स्क्वायर और इंटू टी का स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ई वी -2 और टी -2, ये इसका आंसर आना चाहिए, सरफेस टेंशन की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ वी, ई और टी। चेक कर लो भाई, ऑप्शन चेक कर लो, यही आएगा, ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। और सर दूसरा मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट तो जरूरी है। कॉन्सेप्ट यही है, सरफेस टेंशन ई की पावर ए मान लो, वी की बी मान लो, टी की सी मान लो। सरफेस टेंशन की डायमेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है, और बच्चों जब इसकी डायमेंशन आप निकालोगे तो फोर्स होता है एम एल टी -2 और लेंथ होता है एल, ये कैंसिल, एम टी -2, दैट इज एम टी -2, नहीं एल है ही नहीं तो जीरो ले लेंगे, और -2। एनर्जी क्या होगा, एम एल टू टी -2, और इसकी पावर लेंगे ए। और वेलोसिटी क्या होगा, एल टी -1, इसकी पावर लेंगे बी, और टी तो टी है, इसकी पावर सी। अगेन सेम, सारे एम एक साथ, सारे एल एक साथ, सारे टी एक साथ, उनकी पावर को इक्वेट करेंगे, ए बी सी निकालेंगे, वापस पुट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपने सॉल्व करना है, कर लोगे, आंसर मैच करा लेना, ये आना चाहिए।
ओके धुरंधर खिलाड़ियों, बेस्ट बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आपको आएगा भाई, टेंशन मत लो आप। और अल्टीमेटली आपने तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करना है ना, तो ट्रिक पे भी ध्यान दिया करो भाई। सबसे फास्ट क्वेश्चन करके आओगे, समय बचेगा, उस बचे हुए समय में नेक्स्ट और क्वेश्चन कर पाओगे, मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। यही तो बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। किसी को जताना नहीं है, किसी को बताने नहीं है कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, बस क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए आपका। मेथड कुछ भी अप्लाई करो, अंडरस्टूड? यस बच्चों, इसी टेक्निक पे डिपेंडेंट इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं तुम्हारे लिए स्पेशली, जो ट्रिक से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से ही होगा, कैलकुलेशन भी अच्छी खासी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है तुम्हारे लिए स्पेशली, राइट? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c and the Newton's gravitational constant g are taken as fundamental constant, and then which one of the following dimensions of these has the dimension of length? मतलब लेंथ की डायमेंशन इन तीनों के टर्म्स में निकालनी है। आहा, यानी सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट है, फिर c है, फिर g है, और वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ। बच्चों लेंथ की डायमेंशन चाहिए आपको, किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ h, c एंड g। अगर इनको फंडामेंटल मान ले, अब ये खतरनाक होगा कि नहीं? तो कैसे है? तो इसमें नॉट ट्रिक हो सकती है, बना सकते हैं, पर हम इसमें कॉन्सेप्ट से ही जाएंगे, जिससे गलत होने के चांस बहुत मिनिमम हो जाए, कम हो जाए एकदम। समझ गए आप? ठीक है, या तो इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं, जो इसमें ऑप्शंस गिवन है, ट्रिक, वो वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन, हर ऑप्शन की डायमेंशन वैल्यू पुट करके डायमेंशन निकालो, अगर वो एल के इक्वल आ रही है। जैसा मैं एक करके दिखा देता हूं आपको। लेट्स सी मैंने एच सी बाई सी किया, सबसे पहला ऑप्शन, अगर मैं यार नो ट्रिक मैंने वैसे लिखा है, लेकिन अगर करना है, अगर आप इतने स्मार्ट काम कर सकते हो, सोच सकता है आपका दिमाग, तो सबसे पहला ऑप्शन है एच सी बाई जी। ये भी बेस्ट ट्रिक होती है क्वेश्चन को करने की। एक्चुअल मेथड तो मैं बताऊंगा, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। एच सी बाई जी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इनकी डायमेंशन यहाँ एच, अगर मेरे को प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन याद है डायरेक्ट, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप क्या करोगे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हर बच्चे को इजीली कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। देखो भाई, आप सबने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी है, सबसे बेस्ट तरीका है एच बाय पी, ठीक है। या अगर ये भी नहीं याद है, इससे भी बेस्ट तरीका है, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, और एच इक्वल टू आएगा एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, यानी ml2 t-2, और फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन t-1 होती है, ये कैंसिल, तो ये बचेगा ml2 t-1। याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ से निकाल लेना, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, कॉन्सेप्ट। अब देखो भाई, c स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड है तो lt-1 ही होगी स्पीड तो, और g हमें पता ही है m-1 l3 m-1 l3 t-2, यही होती है। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, ये देख लो, ये t-1 ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे, और ये 2l और 1l ये भी कैंसिल हो जाएगा, पूरे 3। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो अंडर रूट में माइनस m1 ऊपर जाके प्लस m1, तो m2 हो जाएगा, तो इससे बाहर तो m आ रहा है, जबकि हमें लेंथ की डायमेंशन चाहिए, तो ये लेंथ के इक्वल तो नहीं, मास के इक्वल आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ये भी बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, इसको ट्रिक ही मान सकते हो, हालांकि मैंने लिखा है नॉट ट्रिक, लेकिन इसमें आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और ये बेस्ट भी है अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो। ट्रिक है भी और नहीं भी है, ये मान के चले, है ना, बेस्ट थिंग। तो अब इसी तरीके से आप दूसरे वाला चेक कर लेंगे, फिर इसी तरीके से आप तीसरे वाला चेक कर लेंगे। अगर मैं इसका सेकेंड ऑप्शन पे जाऊं, तो सेकंड ऑप्शन पे भी चेक करना पड़ेगा, थर्ड पे भी चेक करना पड़ेगा, फोर्थ पे भी, मतलब जितना एक में समय लग रहा है वैसे ही 4 ऑप्शन पे समय तो लगेगा, तो इसमें समय तो लगेगा। तो फिर सर अब कैसे करें? देखो बच्चों, देखो मैंने बता दिया, इससे भी आप करना, आप मैच कराना इसी से, बाकी सारे ऑप्शन खुद चेक करना। अब यहीं पे मैं मेथड 2 यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट। आपके लिए मैं जो दूंगा बेस्ट दूंगा भाई लोग, आप टेंशन मत लो, क्योंकि कंप्लीटली हमारा टारगेट है फिजिक्स को ईजी बनाना है। तो देखो भाई, हम कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो लेंथ निकालनी है उसको इक्वल करना है एच के, सी के, जी के। बस एक चीज ध्यान रखना, एच पहले बोला है तो एच पहले लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे सी है, इसलिए इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन पावर्स मान लेना एक्स वाई जेड मानेंगे, ए बी सी नहीं, ठीक है, जिससे सी सी में आप कंफ्यूज ना हो जाए। लेंथ की डायमेंशन तो लेंथ ही होती है बच्चों, एम नहीं है तो 0 ले लो, एल एज इट इज लिख दो, टी 0 है, ये ऐसे लिखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट आपने अभी निकाला है ml2 t-1, और इसकी पावर मानी है x। सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट lt-1 होती है, इसकी मान लिया y। ओहो क्या टेंशन है भाई। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको सपनों में आने लगा होगा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे सर, m-1 l3 t-2, और इसकी होल पावर क्या है सर, z। भाई लोग ये 2 है, छोटा सा लिखा है मैंने, सब कुछ लिख लो एक साथ। m0 l t0 है, यहाँ पे देखो एक m ये रहा, इसकी पावर x है, एक m -1 में इसकी पावर z है, तो पता क्या हो गया, m हो गया x - z,
बस यही है। फिर एल लिखो, एल यहाँ 2x है, ठीक है सर। एल यहाँ y है केवल, पावर तो पता है ना, एल 3 × z यानी +3z है। साइन का भी ख्याल रखना है भाई, ठीक है। और इधर देख लो बच्चों, यार टी ले लो, अब टी की पावर यहाँ -x है, यहाँ पे टी की पावर -y है, ऐड करते जाओ, यहाँ -2z है। ओके, ये हो गया। अब कंपेयर कर दो, यहाँ पे m की पावर 0, ये रहा, तो x - z = 0 कर दो, तो x और z की वैल्यू जो भी आएगी वो सेम आएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है, जो भी आएगी सेम आएगी। यहाँ पे लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता चल रही, दोनों इक्वल हो गए पता चल रहा है। l की पावर 1 है बच्चों, यहाँ पे देखो इक्वल कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, 2x + y + 3z = 1 लिखेंगे, ठीक है भाई। अब x और z को रिप्लेस करो, क्योंकि ये 3 वेरिएबल है, 2 बनाओ इसमें, तो z की जगह x लिख दो, तो यहाँ पे 2x + y + 3 × x = 1, 3x + 2x दैट इज 5x + y = 1। पेशेंस रखने का एक रिलेशन ये बन गया। अभी भी ना x पता ना y पता तो कुछ नहीं कर सकते। थर्ड पे आओ, 0 t की पावर है, इधर ये है, इसको रिप्लेस करो, -x - y - z = 0 करना पड़ेगा। इसमें भी तीनों वेरिएबल है, z फिर हटाओ, तो z x के इक्वल करो, तो -x - y - 2 × x = 0। बच्चों ये -x है, ये -2x है, तो -3x हो गया, -y = 0। ये देखो, ये भी एक्स वाई की इक्वेशन है, ये भी एक्स वाई की। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें y प्लस में है, इसमें माइनस में, दोनों को ऐड कर दो। जब इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 5x + y = 1, ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x, ये बचेगा 1, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। धुरंधर खिलाड़ियों, ये अगर आपको आता है तो ये तरीका आप याद रखो। x की वैल्यू 1/2 है तो z भी 1/2 आ गया, क्योंकि इक्वल है। और x और y, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे, 5 × 1/2 + y = 1, तो आप देखोगे बच्चों ये बनेगा आपके पास 5/2 + y = 1, तो y आ जाएगा 1 - 5/2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा -3/2 एलसीएम लेके, तो y की वैल्यू -3/2 है। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x भी, y भी, z भी, ठीक है सर, ठीक है सर, बेस्ट है सर। अब अगर मैं यहां लिखूं, ठीक है भाई, यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, ध्यान से समझना। तो L की जो वैल्यू थी उसमें h की पावर क्या मानी मैंने, x, तो x कितना आया 1/2, ठीक है। c की पावर कितनी आई भाई, देख लो -3/2, क्योंकि y है वो। और भाई ये जो g है, g की पावर z है, और z कितना आया था 1/2, वो भी ये ऑप्शन में होना चाहिए, ये ऑप्शन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कैसे करो, रिलेशन बिल्ड कर दो। देखो h की पावर 1/2, g की पावर, तो ये तो एक साथ आएंगे क्योंकि पावर 1/2 है, तो h g की पावर दोनों की 1/2 है, लिख दो। और c की पावर नेगेटिव में इसके नीचे लेके जाओ, c की पावर 3/2 हो जाएगा। ओ, और बच्चों उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच जी को अंडर रूट में, क्योंकि 1/2 पावर है, और c की पावर 3/2 को आप c × c की पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 + 1/2 तो 3/2 होता है। ब्रेक डाउन कर सकते हो, जैसे ऑप्शन है वैसे बना रहा हूं, तो √g/c एज इट इज √c लिख सकते हो इसको, और इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी एक साथ लिख लो ना भाई। अगर नहीं लिखना है तो c की जो वैल्यू है ये बाहर नहीं रखनी है, तो अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो c² हो जाएगा, और c पहले से ही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पूरे पे अंडर रूट लगा दूं तो ऊपर hg ही रहेगा, लेकिन नीचे c³ हो जाएगा। बच्चों या तो ऐसे करो, क्योंकि c³ पे जब रूट लगोगे 3/2 आएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन देख लेना आप। और √hg/ या तो डायरेक्ट इसको 3/2 ही लिख लो, या ऐसे लिख दो। अगर आप इसमें रूट में नहीं लिखना चाहते तो उसको c की पावर 3/2 लिखो, अगर पूरे रूट में लिखना है तो c की पावर क्यूब लिख लो, बात खत्म। दिस इज द वे मैन। आप देखो, या तो ये वाला मेथड ट्रिक, जिसको मैंने नो ट्रिक बोला था लेकिन ट्रिक है, ऑप्शन सारे चेक कर लो, डायमेंशन चेक कर लो, और या ऐसे कर लो। अब देखो, अगर इसके आप वैल्यू पुट करोगे h की, g की, इसकी, तो वो लेंथ के इक्वल आनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं है, लेकिन बेस्ट और लेंथी क्वेश्चन, लेंथी प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन करनी आती है, तो भाई कैसा भी क्वेश्चन कैसा भी बच्चा सॉल्व कर लेगा ना, खुश हो जाओ यार, मजा आएगा। हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, मैंने वादा किया आपसे, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, और नीट वालों को बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड, चलते हैं आगे। ओके बच्चों, हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके देख लेते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है उसकी कहानी, कैसे आपने सॉल्व करना है। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस तरीके से हमने सॉल्व करने हैं, इजिली हम फोड़ सकते हैं, राइट। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला था पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। भाई कुछ पेयर्स दे रखे हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के, उनके डायमेंशन किस किस के सेम है वो बता देनी है। भाई ऐसे क्वेश्चन करने से ना डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी क्वांटिटीज का रिवीजन हो जाता है, इसलिए कर लेना चाहिए यार, ठीक है।
चलो सबसे पहले उसमें दिया है यंग मॉडुलस एंड एनर्जी। ओहो, सबसे पहले दिया है यंग्स मॉडुलस और दिया है एनर्जी। भाई लोग आप सबको पता है एनर्जी होती है ml2t-2, लेकिन यंग मॉडुलस जो होता है ना भाई, यंग मॉडुलस को आप लिखते हैं बच्चों स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। देखो इससे क्या होगा, आपको बहुत बेहतरीन रिवीजन देखने को मिलता है। स्ट्रेस क्या है भाई, स्ट्रेस की जो डायमेंशन होती है फोर्स अपॉन एरिया होती है, यानी प्रेशर के इक्वल होती है, और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, m0 l0 t0, तो इसकी स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो बचा फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन क्या होगी, ml t-2 l2a कैंसिल, तो बच्चों ये होगी ml-1 t-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। जो स्ट्रेस है वही यंग मॉडुलस है, और ये डायमेंशन इक्वल तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस, ठीक है, ऐसे समझना है आपने। इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, ओ अच्छा, इंपल्स देख लेते हैं भाई। इंपल्स अभी बताया था फोर्स इंटू टाइम होता है बच्चों, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इंपल्स रहेगा आपका mlt-2 इंटू टी, तो ये बन जाएगा mlt-1, -2 है +1 है यहाँ पे, तो एक बचेगी ना। और आपके पास क्या है, और सरफेस टेंशन बोला है ना उसने, राइट 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 राइट, यस। सरफेस टेंशन अभी निकाला था बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ, और ये होता है mlt-2/l, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये mt-2 है। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट मैन। नेक्स्ट आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, इसलिए कर रहा हूँ जिससे सारी क्वांटिटीज को सॉल्व करना और याद भी हो जाए, मजा आ जाएगा ना भाई। तो फिर देखेंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम आप सब बच्चों को पता है mvr होता है कि नहीं। और एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से डिनोट अगर मैं कर रहा हूं तो ये मास होगा v वेलोसिटी lt-1, और ये है आपका l। तो बच्चों ये देखोगे ml2t-1 होता है, और वर्क में t-2 होती है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। कूल है, कूल है, ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं। वर्क एंड टॉर्क, उत्तरी, यस, ये तो पहले कर लेना चाहिए था सर। वर्क आपने कर लिया होगा वैसे, मेरे को पता है। वर्क एंड टॉर्क की डायमेंशन सेम ही रहती है बच्चों। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायमेंशन तो सेम ही नहीं रहेगी, एनर्जी वर्क टॉर्क सबकी डायमेंशन सेम होती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का मेन पर्पस था ऑल द क्वांटिटीज जो हमने रिवाइज करनी थी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस, चलो भाई बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या उसकी कहानी मेरी जुबानी जल्दी से बता दो, कॉन्सेप्ट उसका, राइट। डायमेंशन ऑफ दिस 1/ε0 e स्क्वायर। भाई 1/ε0 e स्क्वायर की अगर डायमेंशन चाहिए, ई क्या है, मैग्नेटिक परमिटिविटी, इसकी भी तो डायमेंशन पूछ सकते हैं, पूछी भी गई है डायमेंशन, यूनिट व्हाटएवर पूछ लेगा तो कर लेना यार। ई क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फॉर्मूला होता है ना इसको ध्यान से शक्ल देख लो, इसकी हाफ ε0 e स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। एनर्जी डेंसिटी याद करो, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती थी। एनर्जी डेंसिटी होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों, तो इससे करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, ये याद रखो कि ये इसके इक्वल होता है। और आपको पता है एनर्जी क्या होती है, ml2t-2, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, वॉल्यूम होता है L3, ये कैंसिल, तो बच्चों ml-1 t-2 इसका आंसर होगा। डायमेंशन चेक कर लो, यानी ये फॉर्मूला है कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। कूल। और अगर आपको केवल इसकी डायमेंशन पूछे तो देखो, अब सब पता है आपको डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी कैसे निकालना है भाई, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे कूलम्ब्स लॉ, दैट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और भाई k में होती है ε0, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों ये निकालना है तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो q1 q2 अपॉन fr स्क्वायर। चार्ज 80 होता है, 2 है तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स भी पता है, ये पता है, पुट करो आंसर आ जाएगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको पता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है। सबसे आसान तरीका, फोर्स की वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी होती है 80, Q = IT। हाँ कर लोगे तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, क्वेश्चन सॉल्व कराना भी काम है, आपको एहसास दिलाना कि आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सारे कॉन्सेप्ट सारे 1 to 1 हम कर रहे हैं, वही छोड़ेंगे जो या तो बहुत आसान हो गया, बहुत डायरेक्ट होगा, या रिपीट हो रहा होगा, वर्निश सब करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। ओके चलो भाई बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल है ना, क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग जो उसमें गिवन है। सो विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल Which two of the following 5 physical parameters have the same dimension? मतलब 5 अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है, उनमें से किस दो की डायमेंशन सेम होने वाली है। तो सबसे पहला एनर्जी डेंसिटी, दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, अगर आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू = c/v होता है, ये भी स्पीड, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो नो डायमेंशन, इसको तो हटा ही दो। लेकिन पूछा क्या पहले ये तो देख लो, हैव द सेम डायमेंशन पूछ रहा है। हाँ अच्छा ओके ठीक है,
हाँ, इनकी तो डायमेंशन ही नहीं होती तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है? दूसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो भी आपको पता है। डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कांस्टेंट की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब बचा क्या आपके पास, उसको देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी बचा, मैग्नेटिक फील्ड बचा, यंग मॉडुलस बचा। किन की डायमेंशन सेम है? तो एनर्जी डेंसिटी बच्चों, एनर्जी डेंसिटी अभी अभी निकलवाया इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अभी निकलवाया। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, तो अभी आया था कितना निकल के? ml-1 t-2, यही आया था बिल्कुल सर। अब इसमें और क्या है सर? एक तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो बच्चा फंस सकता है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यंग मॉडुलस तो मैंने अभी कराया था आपको। अगर मैं यंग मॉडुलस की बात करूं तो स्ट्रेस के इक्वल होता है, अभी कराया था। और स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। यंग मॉडुलस बोले, स्ट्रेस बोले या प्रेशर बोले, सब कुछ याद रखो सेम ही होता है, सेम होता है। तो ये होता है ml-t-2, एरिया होता है L2, तो हम लिखेंगे ml-t-2। चेक करो भाई, ये तो सेम ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, यस, ओके भाई, ये तो सेम ही नहीं आ रहा है। ए, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की और यंग मॉडुलस की तो सेम होनी चाहिए यार। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इनके इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये तो मैच कर गया यार। यानी यंग मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी इन दोनों पेयर की डायमेंशन सेम है। अब मैग्नेटिक फील्ड की निकाल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अलग से भी पूछ ले तो देखो, ये कमाल है ना ऐसे क्वेश्चन करने का। मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा फॉर्मूला लूं जो सबसे आसान हो जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उसकी डायमेंशन निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए ना बी, या फ्लक्स आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डिफिकल्ट हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों, F=IBL वाला फॉर्मूला यूज रखना हमेशा हमेशा हमेशा, सबसे बढ़िया। तो बी निकाल दो, देखो तो फोर्स अपॉन IL, और फोर्स होता है ml-t-2, करंट होती है A, L तो L ही है, एक L बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो M-t-2 A-1 आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये इसको मैच नहीं कर रहा है, आंसर ऑलरेडी हो चुका है। और अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स बच्चों क्या होता है? B/A। तो फ्लक्स तभी आएगा जब बी पता होगा, BA cos थीटा फ्लक्स, राइट, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपसे जैसे एप्सिलॉन नोट निकाला था, म्यू नोट पूछ ले भाई, तो म्यू नोट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बी निकाल लो पहले, और म्यू नोट I/2R वाले फॉर्मूले से। वेरी इंपॉर्टेंट, सब बता रहा हूं भाई, गलती मत कर दियो। म्यू नोट निकाले ना, टू की कोई कांस्टेंट नंबर की डायमेंशन आपको पता नहीं होती है। म्यू नोट यहां से जाएगा तो म्यू नोट आ जाएगा BR/I। ये जो B है इसकी अभी निकाली, R रेडियस है यानी L है, ये करंट है यानी A है, यहाँ पुट करो म्यू नोट भी आ जाएगा। वेरी 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 सुपर इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, अगर रिपीट हो सकता है। वो आपसे पूछा है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की होल पावर -1/2, बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी। बच्चों देखो, अभी वैसे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इसकी, कैसे निकालते हैं, याद तो नहीं रहेगा, आपको निकालनी पड़ेगी। दोनों की पुट करो, उसका माइनस पावर लो, सॉल्व करो। वेरी लेंदी प्रोसेस, दिस इज वेरी लेंदी प्रोसेस। तो सर क्या करें बच्चों? अगर इसको ध्यान से देखो आप, ये म्यू नोट एप्सिलॉन नोट है और इसकी पावर -1/2 है। अगर इसको मैं 1/2 को नीचे लेके आ जाऊं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट। ये जो होता है ना वैल्यू, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, याद करो, स्पीड ऑफ लाइट। तो बेसिकली ये c की वैल्यू होती है 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये ना करके कि आप इसकी वैल्यू पुट करो और फिर 4 साल लगाओ क्वेश्चन करने में, भाई तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। आप इसका रिलेशन याद रखो ना भाई, और स्पीड ऑफ लाइट होती है LT-1। कूल है, सुपर कूल है। दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर द सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। अगर केवल इसकी पावर ना पूछता, केवल ये पूछता कि बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी इस प्रोडक्ट की, तब भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करते। तब आप इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दो, तो ये बचेगा 1/μ नोट एप्सिलॉन नोट। इसको इधर लेके आओ, म्यू नोट, ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना भावनाओं को, 1/c², तो ये बनेगा 1/LT-1 का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओगे, L-2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तब इसको ऐसे निकालते हैं। मतलब कुछ भी पूछे इसी तरीके से रिलेट करना है अपने, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंसेप्ट को भी अच्छे से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मजा आ रहा है, यस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है उसकी कहानी, हमारी जुबानी, राइट। चलो भाई, क्वेश्चन में बोला है डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओ, रेजिस्टेंस की डायमेंशन पूछी है, बट पता है किसके टर्म्स में? उसने बोला डायमेंशन निकालने हमने मास ML/T और करंट के टर्म्स में। तो क्या हुआ भाई, तो रेजिस्टेंस आपको डायमेंशन चाहिए। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए बेस्ट तरीका V=IR, R निकालेंगे आप V/I, और V होता है पोटेंशियल। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे I के टर्म्स में ही आंसर करना है,
करंट की वैल्यू ए ना लेके आई के टर्म्स में। तो वी आपको पता ही है, वी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन चार्ज, और इसको लिखेंगे वर्क अपॉन चार्ज होता है आई टी, ठीक है। आई को एज इट इज रखना, बाकी सबकी डायमेंशन पुट कर सकते हो। तो वर्क होता है ml2t-2, आई को आई रखेंगे, टी होता है टी, ठीक है भाई। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों ml2t ऊपर जाएगा -3 और आई एज इट इज, इसको यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा ml2t-3, नीचे एक आई और एक आई रहा तो आई का स्क्वायर, तो आर आ जाएगा ml2t-3 i-2। दिस इज योर आंसर इन टर्म्स ऑफ आई। अगर आई के टर्म्स में ना होता तो ए होता, मतलब वो रेजिस्टेंस की डायमेंशन पूछ रहा है। सिंपल सिंपल सिंपल, दिस इज द वे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद ना रहे तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ, रिलेशन, ठीक है। फिर वी निकालने के लिए वर्क अपॉन चार्ज, वेरी वेरी अमेजिंग, आसानी से डील कर सकते हो, यस कर सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं बॉस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा माना जाएगा, पुराने जमाने में पूछा गया, रिपीट होने के चांस इस टाइप के क्वेश्चन के बने रहते हैं आपके एग्जाम में एज इट इज। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओहो, उसने बोला प्लैंक कांस्टेंट को अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दो, बताओ इसका रेशियो किसकी डायमेंशन के इक्वल होगा। उसने ऑप्शन में बोला टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी। क्या टेंशन ले रहे हो भाई, अभी तो किया है तुमने। प्लैंक्स कांस्टेंट सर हम तो भूल गए, तो निकाल लो भाई। एनर्जी इक्वल टू होती है एच न्यू, तो एच क्या है भाई, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या है भाई, ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी क्या है t-1, एक कैंसिल करो तो यहाँ बचेगा ml2t-1। ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, वो तो हम बिल्कुल भूल चुके हैं भाई यार। mr स्क्वायर होता था, याद करो, मास और उस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट। ओ, तो ये मास है और ये L2 है, तो ये बनेगा ml2, ये पूरा कैंसिल, तो t-1, और t-1 किसकी डायमेंशन है भाई, फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम की अपोजिट होती है ना। डन डन डन, उड़ा डालेंगे मस्त तरीके से, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं भाई, धुरंधर खिलाड़ी हो, धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को रिकवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और मस्त तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने बोला 1 to 1 कितनी भी वीडियो वन शॉट तरीके से मान के चलो, कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरा PYQ 1 to 1 बनेगा, बेस्ट तरीके का रिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट। इसके अलावा तुम क्यों करना चाहते हो यार, इतना करो, मस्त तरीके से करो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, नीट को समझो और आगे बढ़ो और फिजिक्स में बेस्ट स्कोर करके आओ। डन। चलो भाई बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है, मेरी जवानी जल्दी से उड़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ देखते हैं। उसने बोला भाई द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, बता दिया मैंने, बता दिया, ये नहीं मैं कराऊंगा, तुमने करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने, बताया था बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सो व्हाट इज दैट सर, उसने बोला कि द फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज मूविंग इन अ मीडियम विद द वेलोसिटी v इज गिवन बाय। अच्छा, विस्कस फोर्स याद करो बच्चों, 6 पाई ईटा वी आर, आर मतलब यहाँ ए दे रखी है उसकी रेडियस, ये विस्कस फोर्स होता है। जब भी किसी विस्कस फ्लूइड में, लिक्विड में कोई स्फीयर मूव कर रहा होता है तो उस पर इतना विस्कस फोर्स लगता है ड्यू टू विस्कोसिटी। तो 6 पाई तो कांस्टेंट है, ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है स्फीयर की, उसकी वेलोसिटी वी है और उसकी जो रेडियस है वो ए है, ठीक है। ओ, ये तो बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए, फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया तो बेस्ट है। फॉर्मूला ना देता, तुम्हें याद ना होता तो क्वेश्चन ना होता। उसने बोला डायमेंशन ऑफ ईटा बताओ, यानी इसके डायमेंशन बताओ, तो भाई इसको निकाल लो यहाँ से। 6 पाई कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये आएगा F/VA, बस पुट करो। फोर्स क्या है mlt-2, v क्या वेलोसिटी lt-1, a क्या है रेडियस तो l, तो भाई एक l तो हो गया कैंसिल, एक t भी हो गया कैंसिल, तो बचा m, ऊपर बचा -1, नीचे बचा l, l ऊपर लेके जाओ तो ml-1 t-1, याद भी रख सकते हो। विस्कोसिटी कोफिशिएंट की हमेशा डायमेंशन यही होगी बच्चों, याद रखना, ml-1 t-1। अमेजिंग, इजी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला। वैसे इसमें खुद दे रखा था, वैसे इसमें मेरे कोई वो नहीं है कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, वैसे इसमें खुद दे रखा है। फॉर्मूला ना होता तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता। डन डन डन, चलते हैं आगे। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहेंगे और मस्त तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। PYQs भी फिनिश, न्यूमेरिकल भी फिनिश, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। तुम खुद करना, चेपना मत, खुद करना, क्वेश्चन करो, फिर दोबारा से करो कि सर ने कैसे कराया, मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे को कितना टाइम लग रहा है, सर को कितना टाइम लग रहा था, मेरे को कितना लग रहा है, वो तुमने टाइम रिड्यूस करना है बच्चों, है ना। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे से गलती कहाँ हो रही है, वो एरर कैसे मैंने सॉर्ट आउट करनी है, ये बहुत जरूरी होता है एक्यूरेसी के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो भाई उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। बहुत सारे टर्म दे रखे, टाइम की जो डायमेंशन है वो टी होती है, बताओ इनमें से किसकी डायमेंशन टाइम के इक्वल होगी। तो उसने पहला दिया एल आर, ठीक है, एल आर दिया है, आर बाई एल दिया, एल बाई आर दिया, सी ए बाई एल दिया है, एल आर दिया है, एल बाई आर दिया है, और क्या दिया भाई, आर बाई एल इसका रिवर्स दिया और सी बाई एल दिया, आर बाई एल और सी बाई एल। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एल क्या है यहाँ पे उसने बताया नहीं, एल और आर क्या है, एल सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, ये ध्यान से समझना। ऐसे टर्म्स के लिए आप इसको याद रखो, फंडा
लल्लू राम, ठीक है, सल्लू राम की LIC टाइम से हो गई। समझ गए? मतलब सर क्या बात कर रहे हो, मतलब भाई दो भाई हैं लल्लू राम, एक का नाम है लल्लू राम, एक का नाम है सल्लू राम, और उनकी जो LIC है वो टाइम से हो गई। इसका मतलब है लल्लू राम का मतलब आपने इसको याद रखना है L/R के लिए, और सल्लू राम का मतलब इसको CR के लिए याद रखना है, और उनकी LIC का मतलब यहाँ पे है अंडर रूट में LC, इसको मैंने LIC नाम दे दिया याद रखने के लिए। टाइम से हो गई मतलब इन तीनों की डायमेंशन टाइम के इक्वल होगी, यानी अगर कहीं L/R लिखा है, ठीक है, कहीं CR लिखा है या कहीं अंडर रूट में LC लिखा है, सब टाइम की डायमेंशन के इक्वल है, चाहे ये हो ये हो ये हो। अब मैच कराओ, टाइम की डायमेंशन इनमें से किसके इक्वल होगी? LR नहीं, L/R यस, R/L नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी होगा, उल्टा हो गया, C/L नहीं। सो दिस इज योर करेक्ट। इनका रिवर्स कर दो, R/L 1/CR 1/√LC, तो ये टाइम का रिवर्स हो जाएगा 1/T and T-1, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। कैसा भी क्वेश्चन आए यू कैन क्रैक, दिस इज द फंडा, वी फंडा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एज वेल। तो चलते हैं आगे बस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है उसकी कहानी और क्या सीख सकते हैं हम उसको, कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ राइट। उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो भाई, उसने बोला ये डायमेंशनल कांस्टेंट बताना है। डायमेंशनल कांस्टेंट वो होते हैं जो एक कांस्टेंट तो है लेकिन उसकी डायमेंशन होगी, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं, मतलब कांस्टेंट तो है लेकिन वो डायमेंशनल लेस है। हमें वो बता रहा है जो कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी है उसकी। तो चार ऑप्शन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी बताया था मैंने, C/V होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती है ना, कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। आगे आगे पॉइजन्स रेशियो बच्चों, अगर आप पॉइजन्स रेशियो की बात करो तो डेल्टा D/D ओवर डेल्टा L/L होता था, ये लेटरल स्ट्रेन और ये लीनियर स्ट्रेन होती थी, याद करो। ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये भी डायमेंशनल लेस। पॉइजन्स रेशियो इज आल्सो डायमेंशनल लेस, नो डायमेंशन एट ऑल। रिलेटिव डेंसिटी, तो ऑब्वियसली रिलेटिव जो डेंसिटी होगी वो क्या होती है भाई, आपको पता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो डेंसिटी ही ना भाई, डेंसिटी रेशियो डायमेंशनल लेस है। तो बच्चा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है और इसकी डायमेंशन भी होती है। ये लो, अभी तो पढ़ा था, है ना, बस यही आंसर है। तो ऐसे पता होना चाहिए, ये सब कुछ पता होना चाहिए। क्या पता आगे आपके एग्जाम में इंडिविजुअली पूछ ले भाई, रिलेटिव डेंसिटी पूछ ले भाई, पॉइजन्स रेशियो पूछ ले भाई, म्यू पूछ ले भाई, इनकी डायमेंशन नहीं होती है, तो M0 L0 T0 करने का आगे बढ़ने का, ठीक है। ओके बच्चे, थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो गए, आपको ऐसा तो लग रहा है बहुत ज्यादा जा रहा है भाई, सारा रिविजन होगा तो टाइम देना ही पड़ेगा। कंप्लीट एक सीरीज के थ्रू कंप्लीट पीवाइज का रिवीजन, कॉन्सेप्ट का रिवीजन, फॉर्मूला का, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन्वेस्ट योर टाइम अकॉर्डिंगली, राइट, कहाँ से आपको बेस्ट इनपुट मिल रहे हैं, आउटपुट मिल रहे हैं, नॉट इनपुट, राइट। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताना था, तो थैंक्स गॉड कि एक क्वेश्चन मेरे को मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। उसने बोला टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन एज, तो बच्चों उसने बोला है P इज इक्वल टू P0 और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है EXP, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है -α/T², ठीक है बढ़िया। फिर उसने बोला है कि अल्फा कोई कांस्टेंट है, T कोई टाइम है, तो बताओ अल्फा की डायमेंशन क्या होगी। अल्फा एक कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ही पूछिए ना, यूनिट पूछे या डायमेंशन पूछे, व्हाटएवर। बच्चों इसका मतलब समझो, ये क्या है, देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू P0, ये जो EXP है इसको हम E लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ये इसकी पावर में होता है -α/T²। दिस इज व्हाट इज गिवन। याद रखना, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो बच्चों, याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो कोई जो कि E की पावर में जैसे कुछ भी दे रखा है, या लॉग का फंक्शन हो, या साइन थीटा कोस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, या कोई कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है, पाई भी हो, कुछ भी हो, इन सब की डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। अगर इनकी डायमेंशन नहीं होती तो इनको हम M0 L0 T0 लिख सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब अगर मेरे को अल्फा चाहिए तो अल्फा E की पावर में है और E पूरा डायमेंशनल लेस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं है, तो इस पूरे को हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसकी जो पावर है, चूंकि अल्फा उसमें है, तो उसकी पावर को उठाओ, साइन लो या ना लो, और उसको 1 के इक्वल कर दो, क्योंकि वो डायमेंशनल लेस है पूरा फंक्शन। बस यहां से आ जाएगा 1/T², तो ये T-2, तो अल्फा इज इक्वल टू T-2। दिस इज द कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा ना, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हो गया। यही तो मजा है यार, आप अपने PYQs को अच्छे से करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे न्यूमेरिकल करने के साथ साथ।
मस्त एकदम। ओके ओके बच्चों, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसमें एक्सप्रेशन गिवन है, फिर भी चलो बता देता हूँ। वैसे मैंने सिखा दिया आधों में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है और किसी तरीके से आपने करना है। तो ये मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे पूछे गए, उस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए है। आपने बस डायमेंशन पुट करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है, और वो आप कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है। कर लोगे, विश्वास कर रहा हूं मैं आपको, कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करके बताना। डायमेंशन ऑफ ईटा पूछ रहा है। यस सर, हम कर लेंगे। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो गाइज बात ऐसी है कि बात ऐसी है कि हम लास्ट के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए होले होले धीरे धीरे। ओके सर, बढ़िया सर, कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे टॉर्क है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, कांस्टेंट है, ये है, वो सब लिस्ट मिलेगी आपको, टेंशन नहीं है। और वैसे वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बच्चों, आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इस पहली वीडियो का, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं न्यूमेरिकल के साथ। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। देख लेते हैं भाई। उसने बोला, ऑफ द गिवन फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। मतलब उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, किस एक क्वांटिटी की डायमेंशन रिमेनिंग अदर क्वांटिटीज से डिफरेंट है। तो भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पहला दिया है आपको, एनर्जी दी है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई अभी तो निकाला था, तो ml2। अब आप देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हो चुका है। और ये L3 होता है, ये कैंसिल, तो इसकी डायमेंशन आएगी ml-1 t-2। अब देखते हैं किसी से मैच कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज इसको आंसर बना देंगे। ठीक है, कौन सी डिफरेंट है ये बताना है। फोर्स पर यूनिट एरिया सेकंड में बोला है बच्चों उसने, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है ml-t-2 और एरिया होता है L2। ये देखो, तो ये आ जाएगा ml-1 t-1। ये तो इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों तो सेम है, डिफरेंट तो नहीं है। तो ये इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, एंड प्रोडक्ट है वोल्टेज का यानी V का, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज है, चार्ज ले लो, पर यूनिट वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो यार वोल्टेज तो निकालना पड़ेगा। यस सर, और वोल्टेज कैसे निकाला था अभी हमने? V = IR से। सर नहीं, क्योंकि R निकालना पड़ जाएगा। वोल्टेज हमेशा निकालो V = W/Q से बच्चों, W/Q है ना, वर्क अपॉन चार्ज। तो इसको यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे, मैं यहाँ वर्क अपॉन चार्ज लिख दो, और ये चार्ज पहले से दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो ये चार्ज तो कैंसिल नहीं हो गया। तो जब इसको वर्क की वैल्यू बचेगी तो ml2 t-2, और वॉल्यूम क्या होता है L3, इसको कैंसिल करो तो m1L नीचे बचेगा, माइनस ऊपर जाएगा t-2, ये भी इसके इक्वल आ रहा है। तो रिमेनिंग जो भी है वो आंसर है आपका, क्योंकि तो सारे तो सेम डायमेंशन के इक्वल हो गए। वाह यार, ये तो कमाल हो गया। सो एंगुलर मोमेंटम इज डिफरेंट। सो नेक्स्ट में आपको दे रखा है बच्चों, फोर्थ में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और वो सब बच्चों को पता है mvr होता है, और मास वेलोसिटी L-t-1 और इनटू L, तो आप इसको लिखेंगे ml2 t-1। ये डायमेंशन इन सबसे अलग है, बाकी सब है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कूल कूल, सुपर कूल। लेकिन सारी क्वांटिटीज करनी आ गई ना, ये बेस्ट रिवीजन करने का तरीका है। तो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए होंगे उनके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैंने आपको बताए हैं इसमें पूरे तरीके से, इसलिए छोड़े होंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, 1 to 1 हमने क्वेश्चन कर लिया। PYQ का बेस्ट रिवीजन मान सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिस मान सकते हो, कॉन्सेप्ट की बेस्ट प्रैक्टिस मान सकते हो। सारे फॉर्मूले, पूरा चैप्टर इस तरीके से किया है। इस तरीके, देखो मेरे को समय लगेगा रिकॉर्ड करने में, समझाने में, लेकिन आपको जब आप नोट्स बना लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट 25 मिनट में पूरा खत्म कर डालेंगे बेस्ट तरीके से। ठीक है बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। आप मेहनत करते रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा खाना खाएं, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपके लिए बेस्ट कंटेंट हम बनाते रहेंगे। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बच्चों को कमेंट करके बता देना, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए करने के लिए उनको भी करके दिखाना। ठीक है गाइस, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नीट फिजिक्स को बेस्ट बनाने के लिए, बेस्ट स्कोर करने के लिए। ऑल द बेस्ट।